हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी के लिए मैं बता देता हूं कि देखिए, ये हमारा जो क्लास है, ये 68वीं क्लास है हमारी। ठीक है, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस को टारगेट करते हुए जो रखी गई क्लास थी ये देखिए, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के लिए ही नहीं है। ये जो क्लासेस है हमारी, अदर एग्जाम के लिए भी यूजफुल हैं। आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए भी आपको ये क्लासेस यूजफुल लगेंगी। और दिल्ली पुलिस का एक बार मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कि दिल्ली पुलिस जो आपका चल रहा है हमारे पास यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो चल रहा है दिल्ली पुलिस की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, तो अभी फिलहाल हमारी देखिए जीएस और मैथ की ही क्लास चल रही है। फिलहाल में जीएस और मैथ की ही क्लास चल रही है। और देखिए, जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार मन से आप तैयारी कर लीजिए। जिस दिन आप मन से तैयारी कर लोगे, तो मेरा मानना ये होगा कि आप वो मुकाम पा जाओगे कि आपने जो सोचा होगा। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एक मज़े के लिए तैयारी करते हैं, फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, फिर बाद में वो सोचते हैं कि हमने कहाँ गलती की है। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, मैं थोड़ी बात कह रहा हूँ कि आप अगर किसी भी चीज़ से जुड़े हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहीं से जुड़िए, आप इसी इसी से जुड़िए। और आप देखिए, कभी भी आप जो आपका देखो तैयारी किस तरीके से नहीं होती है, तो मैं बता दूं आपको कि मान लीजिए आप में जैसे मेरी आपने आप ये 69वीं क्लास करी, और आपने मेरी 69 क्लास, मान लीजिए मेरी 30 मिनट की क्लास है, और इस 30 मिनट की क्लास में आपने मात्र इसको 2 मिनट ही देखा और 2 मिनट के बाद आप बंद करके चले गए, तो मेरा मानना ये है कि आप निश्चित ही आपने कुछ भी नहीं सीखा है यहाँ से। आप किसी भी सर की क्लास कीजिए। आप ऑनलाइन बहुत सारे सर हैं, बहुत सारे पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे सर हैं, जैसे आदित्य रंजन सर हैं, वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो मैथ पढ़ा रहे हैं, जीएस तो नहीं पढ़ाते, वो मैथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभिनय शर्मा सर है, वो मैथ पढ़ा रहे हैं। देखिए, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़िए, चाहे आप किसी भी सर से जुड़ जाइए, आप उनकी क्लास को पूरा कीजिए। आप निश्चित ही वहाँ पर पाएंगे कि आपको कुछ ना कुछ अलग ही मिलेगा उनमें। देखिए, हर एक टीचर का तरीका एक जैसा नहीं होता है, सबका तरीका अलग अलग होता है। जो जैसे सीखता है वही सिखाता है। ठीक है, और कुछ अपने ही तरीके से पढ़ाते हैं, तो हर कोई एक दूसरे का कॉपी नहीं करता है। लेकिन आप जो है, ये जैसे 30 मिनट की क्लास होती है, तो आप 30 मिनट की क्लास में कम से कम आप 20 मिनट करके जाइए। और 20 मिनट जब आप करके जाएंगे, तो आपको निश्चित ही यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। ठीक है, बहुत कुछ मिलेगा आपको यहाँ से। और ये जो देखिए, मैंने कहा था 69 मेरी क्लास है, 69वीं क्लास है, तो सोचिए जब हम 69 क्लास मैंने कराई है अभी तक, यहाँ पे 69वीं क्लास मेरी चल रही है, 68 क्लास में अब तक करा चुका हूँ हिस्ट्री के अंतर्गत। तो सोचिए मैं उसमें कितना मैटर दे रहा हूँ आपको। वो पॉइंट ऑफ व्यू, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, मैंने उन्हीं को ही यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, और देखिए हमारी जो 69 क्लास है, अगर हम इसको 1 घंटे 2 घंटे के हिसाब से देखा जाए, अगर हम इसको 1 घंटे के हिसाब से देखा जाए, तो मात्र हमारी 33-34 क्लास ही अभी तक हुई हैं हिस्ट्री के अंतर्गत, जो दिल्ली सल्तनत तक हम पहुंच चुके हैं। और इन 33, क्योंकि हमारी जो क्लास है, कोई 20 मिनट की हो जाती है, कोई 25 मिनट की होती है, कोई 30 मिनट की होती है, कोई 40 मिनट की हो जाती है। ऐसे कर करके अगर हम देखा जाए, तो हमारी मात्र 33 या 34 ही क्लास हुई है हिस्ट्री के अंतर्गत, जिसमें मैंने पूरे प्राचीन भारत को कवर कराया है, पूरे प्राचीन भारत के इतिहास को मैंने बताया है। ठीक है, और उसकी आप क्लास कीजिए, कम से कम 58 क्लासेस आपको वहाँ पे मिलेंगी। 58 क्लासेस मेरी हिस्ट्री के अंतर्गत आ चुकी हैं, आप उनको कीजिए। निश्चित ही आप देखेंगे, जो इतिहास अपने आप में एक बहुत डरावना विषय होता है, जो इतिहास से आप डरते हो कि आपको लगता है कि इतिहास में नहीं पढ़ पा रहा हूँ और इतिहास मेरे लिए बहुत कठिन सब्जेक्ट है, तो वो मैंने वहाँ पर बहुत आसान कर दिया है हर एक टॉपिक को लेकर के। मैं आपको बता दूं कि इतिहास को आप पढ़िए, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़िए। मैं बता दूं, सबसे पहले जो शुरुआत होती है इतिहास की, वो स्टोन एज से होती है। जब आप स्टोन एज को खत्म कर लोगे, मैंने वहां पे कराया है, स्टोन एज कराया है, जिसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उस प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत मैंने कुछ काल पढ़ाए हैं, जिनमें पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, और एक बीच में समय अवधि चलती है जिसे हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं। मैंने वहां पर वो पढ़ाया है। ताम्रपाषाण काल खत्म होने के बाद भारत में जो सभ्यता चलती है, एक सिंधु घाटी सभ्यता चलती है, बहुत बड़े स्तर पर चलती है, बहुत लंबा समय अवधि रहती है इसकी, बहुत लंबा समय काल रहता है। जब आप सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म करोगे, तो आप देखोगे कि भारत में एक और सभ्यता शुरू होती है, जिसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस वैदिक सभ्यता के खत्म होने के बाद आप पढ़ोगे कि भारत में वैदिक सभ्यता की समाप्ति के बाद यहाँ पर द्वितीय नगरीय क्रांति चलती है, और उस द्वितीय नगरीय क्रांति में ही मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है। 16 महाजनपदों के अंतर्गत एक मगध साम्राज्य आता है। उस मगध साम्राज्य में फिर आप पढ़ोगे कि 16 महाजनपद को पढ़ने के बाद फिर आप पढ़ोगे, जो उसमें पढ़ोगे आप, वो पढ़ोगे आप मगध साम्राज्य। उस मगध साम्राज्य में आपको पहला जो वंश पढ़ना होता है, तो आपको हर्यक वंश पढ़ना है।
उसके बाद हर्यक वंश के बाद जो वंश आता है उसमें आपको शिशुनाग वंश पढ़ना है, और शिशुनाग वंश के बाद जो आपको पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप नंद वंश। नंद वंशों की समाप्ति के बाद फिर भारत में यानी मगध साम्राज्य में एक बहुत महत्वपूर्ण वंश चलता है जिसे हम मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। उस मौर्य वंश को आप पढ़ोगे तो मौर्य वंश की समयावधि आपके 322 बीसी से शुरू हो जाती है और आपके 184 बीसी तक समयावधि चलती है। वहीं मौर्य वंश आप पढ़ लोगे तो मौर्य वंश की समाप्ति के बाद भारत में आप देखोगे यानी मगध साम्राज्य पे पूरा एक नए वंश आप उभर करके सामने आता है जिसे हम ब्राह्मण वंश कहते हैं। उस ब्राह्मण वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है और ये ब्राह्मण वंश बहुत समय अवधि तक चलता है। और ये ब्राह्मण वंश क्रम से वंश बहुत सारे आते हैं जिनमें पहला होता है, ठीक है आपका, ठीक है, जो पहला होता है शुंग वंश होता है। उसके बाद शुंग वंश के बाद आपको कंडव वंश, चेदी वंश, फिर सातवाहन वंश मिलता है। सातवाहन के वंश के बाद जब भारत में ब्राह्मण वंश चल रहा होता है तो उसी समय कुछ विदेशी शक्ति आती हैं जो भारत पर आक्रमण करती हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर विदेशी शक्तियों के बाद फिर यहाँ पर कुषाण वंश, ठीक है, हिंदी वंश शासक आते हैं, शक आते हैं, पर्थियन आते हैं। उसके बाद जो वंश आते हैं वो कुषाण वंश आता है और कुषाणों के सामंती होते हैं गुप्त वंश। गुप्त कुषाणों के सामंत होते हैं और भारत में फिर से एक नया काल चलता है, नया वंश चलता है जिसे हम गुप्त वंश कहते हैं। उस गुप्त वंश को आप पढ़ोगे और गुप्त वंश आपका 240 बीसी से शुरू होता है और 550 बीसी तक गुप्त वंश चलता है। गुप्त वंश की समाप्ति के बाद फिर हर्षवर्धन का शासन काल आता है तो यहीं पर ही आपका पूरा प्राचीन भारत खत्म हो जाता है। देखिए ये जो 647 बीसी में हर्ष की मृत्यु के बाद जो एकीकरण किया था, हर्ष ने पूरे भारत को एकीकरण के सूत्र में बांधा था, लेकिन हर्ष की मृत्यु के बाद पूरा का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से क्योंकि आप देखेंगे कि मध्यकाल को हम पढ़ते हैं तो मध्यकाल जो हमारा आता है वो पूर्व मध्यकाल को पहले हमें पढ़ना होता है, जिसमें हम देखते हैं कि अरबों ने भारत पर किस तरीके से आक्रमण किया, कितने आक्रमण किए और सफल आक्रमण कौन सा हुआ था। उसके बाद फिर हम महमूद गजनवी को पढ़ते हैं, फिर मोहम्मद गोरी को पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद गोरी के बाद फिर यहाँ पर दिल्ली सल्तनत आती है। तो दिल्ली सल्तनत जो हमारे अभी इसके अंतर्गत चल रहा है दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो आप उस चीज को आप क्रम से पढ़िए और आप देखिए क्लासों को पूरी तरीके से आप देखिए, निश्चित ही आपको वहां पर चीजें मिलेंगी। देखिए मैंने कहा ना कि देखिए कहीं भी क्लास में 3 दिन का डेमो रखा जाता है, वो ऑफलाइन क्लास में होता है 3 दिन का डेमो, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि देखिए ये चीजें देखते हैं कि भाई इनको पहले सब्सक्राइबर हम देखते हैं कि पहले सब्सक्राइबर कितने हैं, पहले हम सब्सक्राइबर पर हमारा ध्यान जाता है। देखिए सब्सक्राइबर आप मत देखिए, थोड़ा सा हमारे सब्सक्राइबर वैसे भी कम है, लेकिन निश्चित ही आपको हम कंटेंट वो दे रहे हैं जो एग्जाम में भी आता है और हर एक एग्जाम में यूजफुल होता है वो कंटेंट। फिर आप कंटेंट है बेटा अभी ले लीजिए, स्टूडेंट आप समझ लीजिए, इन कंटेंट को आप ले लीजिए, ठीक है। और जब तक मैं यहाँ हूँ मैं कह रहा हूँ कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाऊँगा यहाँ पे रह करके, ठीक है। चाहे मैं कहीं भी प्लेटफॉर्म पे जाऊँ, चाहे वो कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, उस पर हम आपको फ्री ऑफ कंटेंट ही कराएंगे। देखिए जब तक फ्री ऑफ कंटेंट है आप ले लीजिए, आने वाली परिस्थितियाँ पता नहीं क्या हो जाती हैं, कब बदल जाती हैं, क्या हो जाती है, आप उन चीज़ों को आप करिए हमारे साथ रह करके, ठीक है। देखिए कोऑपरेट करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा, हमारे साथ मिल करके आप भी मेहनत कीजिए, हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत कीजिए, ठीक है। अगर 50% मेहनत हम कर रहे हैं तो 50% का दायित्व आपका भी बनता है कि 50% मेहनत आप भी करें। जब 50 और 50 मिलेगा तब जाकर के 100 बनेगा, यानी 100% मेहनत हो जाएगी। और मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप दिन में मात्र 6 घंटे पढ़ लीजिए, आप सिलेक्शन ले जाओगे। 6 महीने की तैयारी आप कर लीजिए, 6 महीने आप मत देखिए क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और देखिए इस समय इंसान की जो सबसे बड़ी लत लगी हुई है, यानी स्टूडेंटों की सबसे बड़ी कमजोरी है, वो है मोबाइल। हम 1 घंटे पढ़े या 10 मिनट पढ़े, हमने मोबाइल देखा, 10 मिनट पढ़े फिर से मोबाइल देखा, इससे तैयारी नहीं होती है। कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, आप मोबाइल को छोड़ दीजिए। और आज अब आप अगर 6 महीने आप दे रहे हो, 6 मंथ आप पढ़ाई के लिए दे रहे हो, तो निश्चित अगर आप कष्ट झेल रहे हो तो आने वाले समय में आपके लिए जो जीवन रहेगा ना आगे, तो ये आपके लिए लाभदायक रहेगा, आपके लिए आरामदायक जीवन रहेगा। आप 6 महीने कष्ट झेल लेते हो तो, ठीक है। आप तो एक स्टूडेंट हो, आप 6 महीने दे दीजिए। भगवान राम जी ने तो 14 वर्ष दिए थे वनवास में, ठीक है, राजपाट त्याग दिया था, वो तो एक राजा थे, आप एक स्टूडेंट हैं, आप छोड़ दीजिए। देखिए आप राजा की जीवन जियोगे, भगवान राम जी भी तो आकर के राजा बने थे। आप 6 महीने छोड़ दीजिए, मोबाइल छोड़ दीजिए थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रहा मोबाइल पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, आप मोबाइल केवल इतने यूज के लिए रखिए कि जिससे कि आप उसमें कुछ पढ़ सकें, कुछ आप उसमें सीख सकें, केवल इतना ही मोबाइल आप याद अपने पास रखिए, तैयारी कीजिए, दूसरों को मत धोखा दीजिए, अपने आप को मत धोखा दीजिए और आप तैयारी में लग जाइए।
ज़्यादा समय नहीं है। जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ दिल्ली पुलिस की जो तैयारी आप लोग कर रहे हो, तो बिल्कुल ठीक है, अक्टूबर नवंबर में इसका एग्जाम हो जाएगा। और देखिए इसके जो फॉर्म आ जाएंगे वो अगस्त सितंबर में इसके फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है, दिल्ली पुलिस के, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो ही चुका है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं है उसका, मैं बता देता हूँ। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस में जीएस जो आती है वो 50 नंबर की आती है, प्लस इसमें 10 नंबर का कंप्यूटर आता है, तो कुल मिलाकर के 60 नंबर आपके जीएस लेकर आती है। और जो स्टूडेंट ये सोचते हैं ना कि जीएस हम कवर कर लेंगे, तो मैं भाई साहब आपको बता देता हूँ कि जीएस का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, इतने सब्जेक्ट होते हैं जीएस में, कि आप जीएस को कभी पूरा नहीं कर पाओगे। मैं यहाँ जीएस पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि कितना जीएस का सिलेबस है। हम कहें कि हम अपने आप में निपुण है, तो देखिए हम भी अपने आप में कहीं निपुण नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको पता है, हो सकता है मुझे नहीं पता हो, और कुछ चीज़ें ऐसा है कि आपको नहीं पता, उससे ज़्यादा मुझे पता हो। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी छात्र, कोई भी शिक्षक इस संपूर्ण जगत में ठीक है परिपूर्ण नहीं हुआ है, कोई सर्वज्ञानी नहीं हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि हमसे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ छूट रही है। तो आप किसी से भी पढ़िए, लेकिन आप मेहनत करिए उस चीज़ के लिए, ठीक है। चलिए तो अब शुरू करें, अपने टॉपिक पे आते हैं जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हमारा चल रहा था, ठीक है। चलिए देखिए, रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद, जब रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, कब होती है जी रजिया सुल्तान की मृत्यु जो होती है 1240 में रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है? कैथल। कैथल में रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद, कैथल में रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद, ठीक है, 1240 में कैथल जो पड़ता है आपका, कहाँ पड़ता है? ये आपका हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा में कैथल के समीप डाकुओं के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, लुटेरों के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी रजिया सुल्तान के बाद, सॉरी रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। इसकी हत्या के बाद जो वहां के तुर्क सरदार थे, क्योंकि तुर्कों के एक सरदार, जो एक गठबंधन बना हुआ था, एक जिसे हम तुर्कान चहलगामी कहते थे, तुर्कान चहलगामी, तुर्कान ए चहलगामी के नाम से इसे हम जानते थे। तुर्क सरदारों का एक, चहलगामी के नाम से इसे हम जानते हैं, तुर्क सरदारों का एक समुदाय था ये, जिसमें 40 सदस्य थे, 40 सरदार थे, 40 सरदारों का एक गुट था ये। और किसने बनाया था इसको? इल्तुतमिश ने इसका निर्माण किया था, 40 सरदारों का। उस परिस्थितियों में इसका निर्माण किया था इसने, तुर्कान चहलगामी का, इल्तुतमिश ने, जब इसकी आर्थिक इसकी जो आंतरिक विद्रोह के द्वारा इसकी स्थिति कमजोर होती जा रही थी, तो इसने अपने बचाव के लिए, राज्य की सीमा के लिए एक सरदारों का गुट तैयार किया था, जिसे तुर्कान चहलगामी कहते हैं। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने किया था अपने फायदे के लिए। लेकिन बाद में होता क्या है कि इल्तुतमिश के जितने भी वंशज आते हैं, उनको चुनने की जो भूमिका होती है वो इन्हीं के हाथों में आ जाती है। और इसी का एक महत्वपूर्ण सरदार होता है, जिसे हम बलवन के नाम से जानते हैं, गयासुद्दीन बलवन। उस बलवन के नाम से हम जानते हैं उसे, और वही जाकर के फिर आगे जाकर के तुर्कान चहलगामी को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके, तो इसकी जो मृत्यु हो जाती है रजिया सुल्तान की 1240 में, कैथल में इसकी मृत्यु हो जाती है, जो हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। उस समय ठीक है, उस समय भटिंडा से लौट रहे थे, रास्ते में आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुकते हैं, और वहीं पर इनकी हत्या कर दी जाती है डाकुओं के द्वारा। और उसके बाद जब रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी छोड़ करके जब भटिंडा जाती है, तबर हिंद जाती है, तो उसी समय तुर्क सरदार इसका फायदा उठा करके इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को गद्दी पर बैठा देते हैं। दिल्ली सल्तनत और सरदारों के बीच में, ठीक है, क्या चलता रहता है? मतभेद चलता रहता है। वो सरदार ये चाहते कि यहाँ पर कोई ऐसा शासक बैठे जो हमारे कंट्रोल में हो, यानी शक्तियां हमारे कंट्रोल में हो, शासक वो बने, ये चाहते थे ये लोग। तो वहीं पर क्या होता है कि रजिया के तबर हिंद प्रस्थान करने के बाद तुर्क सरदारों ने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया, जो कि अयोग्य था। अब जब इसको बैठा दिया, क्योंकि इसका जो राज्याभिषेक हुआ था, इस राज्याभिषेक की बात करें तो इसका, ठीक है, 21 अप्रैल, ये बहराम शाह का जो राज्याभिषेक हुआ था, इसका राज्याभिषेक, ठीक है, राज्याभिषेक की बात करें तो इसका राज्याभिषेक जो हुआ था वो 21 अप्रैल, ठीक है, 21 अप्रैल 1240 को इसका राज्याभिषेक हुआ था। किसका? बहराम शाह का। कहाँ पर हुआ था? लाल महल में, ठीक है, लाल महल में इसका राज्याभिषेक हुआ था। याद रखना जी, पूछ ले तो याद रखना, लाल महल में इसका राज्याभिषेक होता है। ये लाल महल की जो स्थापना करी गई थी, लाल महल का जो निर्माण किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? इस लाल महल का निर्माण कराया था बलवन ने। बलवन कौन था? बलवन सरदारों में, यानी जो तुर्कान चहलगामी थी उनका एक सरदार था। इसने अपने रहने के लिए ये लाल महल बनवाया था, लेकिन बाद में जाकर के
ठीक है, वो जो आता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक यात्री भारत आता है जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन सॉरी सॉरी इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता इसी महल में अपना निवास बनाता है, इसी महल में रहता है उस समय। जब कौन आता है, जब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का निवासी होता है सॉरी मैं बार बार नाम भूल जाता हूँ। ठीक है, उसके समय में, ठीक है, इब्न बतूता भारत आता है, मोरक्को का निवासी होता है, स्थल मार्ग से भारत आता है और उस समय इसको यहाँ पर जबरदस्ती रोक लिया जाता है। बाद में आग्रह भी करता है उससे तो मोहम्मद बिन तुगलक से कि मुझे जाने दीजिए, मुझे एक बार अपने परिवार से मिलने के जाने दीजिए। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक कहता है कि अपने परिवार को भी यहीं बुला लीजिए, लेकिन आप यहाँ से नहीं जा पाओगे। ठीक है, चलिए वो बाद में बात करेंगे। तो इसके सरदारों ने, यानी मैंने कहा था ना, तुर्क सरदारों ने इसके तीसरे पुत्र इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को सिंहासन पर बैठा दिया। लाल महल में इसका राज्याभिषेक हुआ था 21 अप्रैल 1240 को। लेकिन ये अयोग्य था, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी यहाँ पर युद्ध होते हैं, इसको लेकर के बहुत सारे मतभेद होते हैं। ठीक है, बाद में जाकर के सरदारों को महत्वता समझ में आती है कि हमने गलत आदमी को बैठा दिया है सिंहासन पे, क्योंकि बाद में जाकर के ये सोचता है कि यार पूरी जो पावर है, पूरे का पूरे जो पावर है वो तुर्क सरदार के हाथ में है, क्यों ना मैं ठीक है, क्योंकि क्यों ना मैं इन शक्तियों को अपने हाथ में लूं। ठीक है, तो बाद में जाकर के 1242 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद जो अगला शासक आता है, ठीक है, 1242 में सैनिकों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, हत्या करके बाद में जो अगला शासक बनाया जाता है उसका नाम होता है अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बात करें अलाउद्दीन मसूद शाह की। अलाउद्दीन मसूद शाह अगला शासक बनता है दिल्ली का। ठीक है, कब से रहता है, 1242 से लेकर के 1240 ईडी तक इसका शासनकाल रहता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, मसूद शाह इल्तुतमिश के पुत्र सुल्तान फिरोज शाह का पुत्र था। फिरोज शाह कौन था, जो 1236 एडी में शासक बना था दिल्ली सल्तनत का। 1236 एडी में, यानी पहले जो इसके पिता यानी इल्तुतमिश के पिता इल्तुतमिश जो था रजिया सुल्तान का जो पिता था। ठीक है, रजिया सुल्तान के जो पिता थे इल्तुतमिश, वो अपनी पुत्री को दिल्ली सल्तनत का अगला उत्तराधिकारी नियुक्त करके जाता है। लेकिन तुर्क सरदारों को ये बात अच्छी नहीं लगती है, वो नहीं चाहते थे कि हम महिला के अंडर में रह करके कार्य करें, वो नहीं चाहते थे कि हम किसी महिला के अंडर में रह करके कार्य करें। तो उन्होंने क्या करा था, उस समय फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह इसका नाम था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को 1236 एडी में शासक बनाते हैं तो और मात्र 6 महीने के लिए यानी 6 मंथ के लिए शासक बनता है। उसके बाद रजिया सुल्तान दिल्ली के दरबार में आकर के, ठीक है, दिल्ली की जनता से अपने गुहार लगाती है, अपने न्याय मांगती है कि मेरे पिता ने मुझे शासक बनाया था। उस समय इसने, ठीक है, लाल चोगा पहना था उस समय। ठीक है, लाल चोगा पहन करके, ठीक है, लाल चोगा पहन करके रजिया सुल्तान ने दिल्ली की जनता से न्याय मांगा और कहा कि मेरे पिता ने मुझे शासक बनाया है और मेरे जो ये शासक है, मेरे पिता ने मुझे शासक बनाया है और जो सरदार हैं मुझे हटा करके मेरे भाई को सत्ता दे रहे हैं, इसलिए मुझे न्याय चाहिए। तो क्योंकि उस समय तुर्कान, ठीक है, इसकी जो माँ थी, ठीक है, शाह तुर्कान, उस बहुत ज्यादा जनता पर अत्याचार कर रही थी। उस समय इतना ज्यादा अत्याचार कर रही थी कि जनता उससे परेशान हो गई थी। उसी समय मौके का फायदा उठा लिया था रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान ने कहा कि आप मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं वो कार्य करूंगी जो अभी तक यहाँ पे किसी ने नहीं किए होंगे। दिल्ली की जनता ने उसकी गुहार सुनी और बाद में जाकर के दिल्ली की जनता ने ही रजिया सुल्तान को शासिका बनाया। तो ये वही था फिरोज शाह। इसका पुत्र था अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह को शासक बनाया गया और समस्त शक्तियां नायाब के पास रहती थी, क्योंकि नायाब का पद एक नियुक्त किया गया था, नायाब का पद बनाया गया था और नायाब के पद पर इसको नियुक्त किया, क्योंकि फिरोज शाह ने नायाब का पद का निर्माण किया था। और इसके क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसे आज भी है। आज हमारे पास देखिए, हमारा जो सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, सरकार का प्रतिनिधित्व जो करता है हमारा, वो करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी हमारे सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व जो करता है वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पूरी शक्ति किसके पास है, इनके पास। ये कौन है, एक मुखौटा है, केवल एक राष्ट्र का एक मुखौटा है। राष्ट्रपति जी एक राष्ट्र का मुखौटा है, लेकिन पूरी शक्ति किसके पास है, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जो कार्य करेंगे वो मंत्री परिषद की सलाह पे करेंगे। तो उस समय मंत्री परिषद होती थी, जो ये तुर्क सरदार जो थे मंत्री परिषद के रूप में कार्य कर रहे थे। लेकिन पूरी शक्ति जो होती थी वो नायाब के हाथ में होती थी। नायाब होता था
जो नायाब कहता था वही कौन करते थे, सुल्तान करते थे। तो इनकी शक्ति इनके पास थी। जून 1246 ईस्वी में बलबन ने मसूद शाह को सिंहासन से हटा दिया, क्योंकि कौन था ये, तुर्कान चहलगामी का एक सरदार था। ये चाहता था कि क्योंकि सरदार जो चाहते थे, तुर्क सरदार, ये इस तरीके का सुल्तान चाहते थे कि पूरी तरीके से शक्ति हमारे अंडर में रहे, वो केवल एक मुखौटा के रूप में कार्य करता रहे, इतना था इसमें। तो यहाँ पर मसूद शाह को सिंहासन से हटा दिया गया और मसूद शाह की मृत्यु के बाद मसूद शाह की मृत्यु जो हुई कारागार में हो गई थी, क्योंकि इसको कैद करके कारागार में डाल दिया गया और वहां पर ही इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद को अगला शासक बनाया गया। किसको बनाया गया जी, नासिरुद्दीन महमूद को अगला शासक बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट चलें। तो इसकी मृत्यु कारागार में हो जाती है, जेल में इसको डाल दिया जाता है और वहीं पर जाकर के इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला जो शासक आता है इसका नाम होता है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद अगला शासक बनता है। ठीक है, अगला जो शासक बनता है नासिरुद्दीन महमूद बनता है। और नासिरुद्दीन महमूद कौन था, तो इसके बारे में बात करें तो देखिए बाद में जाकर के जब इसको महत्वता समझ में आती है बलबन को, तो बलबन अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर देता है। जब बलबन अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर देता है तो इसको नासिरुद्दीन महमूद को समझ में आता कि एक काम करते हैं कि मैं पूरी की पूरी पावर बलबन के हाथ में दे दूं, अपने ससुर जी के हाथ में दे दूं, मैं सिर्फ एक पीछे भूमिका निभाता रहूं, क्योंकि वही भूमिका निभाई थी इसने। ठीक है, 1265 तक इनके भूमिका निभाई थी। शासक कौन था, ये वाला नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद शासक था, लेकिन वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी, बलबन के हाथ में। आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए मैंने कहा ना, एकदम पूरा इतिहास इंटरेस्टिंग के साथ चलेगा, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, बस सब्सक्राइबर मत देखिए हमारे कि सब्सक्राइबर कितने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिल से पढ़ाया जा रहा है, आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें। जो भी पढ़ाया जाएगा, आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, इस विषय से संबंधित, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि यहाँ से चीज़ें हमारी समझ में नहीं आई हैं। उसी टॉपिक को हम दोबारा उस पर एक स्पेशल क्लास कर दी जाएगी, आप टेंशन ना लें उस चीज़ को लेकर के। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, कोई चीज़, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि सभी चीज़ें पढ़ाना संभव नहीं होता है, क्योंकि जब सभी चीज़ें हम पढ़ाने लगते हैं तो जो स्टूडेंट होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार ये तो पता नहीं क्या बकवास भर रहे हैं, हमें सिर्फ इतना चाहिए जो एग्जाम में हमारे लिए यूजफुल हो। वही मैंने यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम में यूजफुल, बाकी तो चीज़ें मैं अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ उन चीज़ों को। ठीक है, चलिए तो अगला शासक आता है नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद अगला शासक आता है। नासिरुद्दीन महमूद 10 जून 1246 ईस्वी को 16 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। उस समय जब यह शासक बना, आयु इसकी मात्र कितनी थी जी, 16 वर्ष। 16 वर्ष बच्चा था ये। ठीक है, और इस समय क्या था, ये जो था ना राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली, दिल्ली सल्तनत चल रहा था, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी कि भैया बाप मरा, उसके बेटे को बैठा दो, उसके बाद उसके बेटे को बैठा दो, उसके बाद उसके बेटे को बैठा दो, चाहे योग्य हो या ना हो। यही उस समय हमारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि आज जो यहाँ पर आए हैं जो अरब थे, वो उस समय यही परिणाम हमें भुगते थे उस समय मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल में। क्योंकि देखिए जब आक्रमण पहला होता है 636 एडी में, पहला आक्रमण होता है अरबों का पहला आक्रमण होता है, तो लोगों ने फिर भी नहीं सीखा कि अरब द्वारा आ सकते हैं, क्योंकि अरब सबसे पहले 636 एडी में आए थे और इन्होंने सिंध वाले प्रदेश पर आक्रमण किया था उस समय। लेकिन क्या हुआ, ये सफल नहीं हो पाया था। लेकिन दूसरा आक्रमण हुआ 644 एडी में। 644 एडी में दूसरा आक्रमण होता अरबों का, और यह आक्रमण सफल हो गया। लेकिन अरबों ने केवल यह कह करके यहाँ पे छोड़ दिया था कि यहाँ पर हमारे रहने योग्य और हमारे खाने योग्य कोई चीज नहीं है, रहने योग्य कोई जगह नहीं है, हमारे पास जो ऊंट हैं वो यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पीने के लिए यहाँ पर पानी नहीं है। इसलिए यहाँ से वो चले गए थे 644 एडी में। सिंध वाले प्रदेश को जीता था इन्होंने। और ये पहला जो युद्ध हुआ था 636 एडी में अरबों का, इसी युद्ध में सबसे पहले भारत के लोग इस्लाम के संपर्क में आए थे। क्योंकि इस्लाम का उदय होता है कहाँ, इस्लाम का उदय 610 एडी में इस्लाम का उदय होता है, क्योंकि यहाँ पर इस्लाम अभी तक आया नहीं था। 610 एडी में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मोहम्मद पैगंबर जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 एडी में। तो यहीं से इस्लाम निकल कर आता है, इस्लाम की स्थापना करी इन्होंने, किसने, मोहम्मद पैगंबर जी ने। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, इनका जन्म जो हुआ था 570 एडी में मक्का में इनका जन्म हुआ था। लेकिन जन्म के तुरंत बाद ही इन्होंने इस्लाम की स्थापना थोड़ी करी थी, नहीं करी थी, नहीं समझे, मैं समझाता हूं आपको। जैसे महात्मा बुद्ध से ले लीजिए आप, महात्मा बुद्ध ने घर कब छोड़ा था,
महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में। तो क्या बौद्ध धर्म की स्थापना यहीं हो गई थी? नहीं हुई थी। बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने एक नया धर्म चलाया, बौद्ध धर्म। कब चलाया था? जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में, क्योंकि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्यागा था और 6 साल बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जब इन्हें ज्ञान मिला तो इन्होंने एक नए संप्रदाय की स्थापना करी, जिसे कहते हैं बौद्ध धर्म। एक नया धर्म चलाया, बौद्ध धर्म। उसी तरीके से इस्लाम का स्थापना कब हुई थी? जन्म हुआ था मोहम्मद पैगंबर जी का 570 AD में, लेकिन उसके बाद 610 में इनको हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये 3 सालों तक गुप्त रूप से प्रचार करते रहे इस्लाम का, लेकिन उसके बाद इन्होंने खुले रूप से प्रचार करना शुरू कर दिया। किसने? महात्मा बुद्ध जी ने, सॉरी मोहम्मद पैगंबर जी ने खुले रूप से प्रचार करना शुरू कर दिया। लोगों ने इनको मारा, फुत्कारा, ठीक है, निष्कासित कर दिया मक्का से। उसके बाद इन्हें मदीना से निमंत्रण आता है 622 AD में। मदीना से निमंत्रण आता है और ये मदीना जाते हैं खुशी खुशी, वहां पर रह करके और इस्लाम का प्रचार करते हैं। फिर उस समय 3 युद्ध लड़ते हैं। 24 में युद्ध लड़ा, 26 में युद्ध लड़ा और उसके बाद 27 में युद्ध लड़ा। ठीक है, 24, 26 और 27 में 3 युद्ध लड़ते हैं। इन 3 युद्धों में इनकी बहुत बड़ी विजय हुई और इसके बाद इस्लाम पूरी दुनिया में फैलता चला गया। और उसी का परिणाम बाद में जाकर के 632 में इनकी मृत्यु के बाद अगला खलीफा बनता है। और उस खलीफा बनने के बाद 636 AD में वो भारत पर आते हैं आक्रमण करने के लिए, और भारत पर आक्रमण करते हैं और पहली बार भारत के लोग इस्लाम के संपर्क में आए। ठीक है, फिर उसके बाद लोगों ने यहाँ पे फिर भी नहीं समझा कि हम यहाँ पे इसको अपनी सीमा की सुरक्षा को करें, लेकिन उसके बाद फिर 644 AD में फिर से आक्रमण करने के लिए आ गए और ये सफल आक्रमण हो गया था पूरी तरीके से। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी। चलिए तो इसको खत्म कर देते हैं अभी। देखिए, तो सुल्तान बना 16 वर्ष की अवस्था में। उसके बाद सुल्तान बनने के समय राज्य शक्ति के लिए जो संघर्ष सुल्तान और उसके तुर्की सरदारों के मध्य चल रहा था वह समाप्त हो गया, क्योंकि सरदार का मुख्य लीडर कौन था? बलवन। और बलवन का कौन था? ये दामाद। बलवन ने इसको दामाद ही बना दिया। बोले शादी इसी के साथ कर देते हैं हमारी पुत्री की। जब पुत्री की शादी कर दी सबरी चीजें खत्म हो गई, क्योंकि सबरी शक्ति किसके हाथ में आ गई? बलवन की। तो तुर्क सरदार और सुल्तानों के बीच में जो अभी तक संघर्ष चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, क्योंकि उसी का परिणाम भुगत चुकी थी रजिया सुल्तान, क्योंकि सरदार नहीं चाहते थे कि एक महिला के अंडर में रह करके हम कार्य करें। वही सुल्तान और तुर्की सरदारों के बीच में संघर्ष चल रहा था। तो बलवन ने यहाँ पर एक रणनीति बनाई। बलवन ने एक दिमाग लगाया, बोला कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ ही कर देते हैं, जो मैं कहूंगा वो सुल्तान करेगा। वही चीजें यहाँ पर हुई और बाद में जाकर के संघर्ष पूरी तरीके से समाप्त हो गया। क्वेश्चन आए कि तुर्की सरदार और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के मध्य जो संघर्ष चल रहा था वो कब खत्म हुआ था? तो 1246 AD में ये खत्म हो गया था। ठीक है, नसरुद्दीन के शासनकाल में समस्त शक्ति बलवन के हाथों में आ गई। देखिए ना, बलवन के हाथों में आ गई थी पूरी शक्ति। मैंने बताया ना, बलवन के हाथों में आ गई थी पूरी शक्ति। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।